हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब आपका जो हम वीडियो सीरीज़ लेकर के आए हैं वो इंटरनेशनल लॉ की है, ठीक है। और उसके हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है हवाई युद्ध से संबंधित नियमों का वर्णन कीजिए। अणुबम मतलब कि परमाणु बम के प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध पर भी प्रकाश डालिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हवाई युद्ध मतलब कि जो एयर स्ट्राइक जो होती है उसके बारे में बात की जा रही है, और उसके जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद में जो परमाणु बम है, न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं कर सकते, इसके बारे में पूछा है। दूसरा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, ठीक है, उस पर हमें, ठीक है, उसको लाइट करना है, मतलब कि प्रकाश डालना है, ठीक है, उसके विचारों को हमें देखना है क्या है उसकी कंडीशन। स्टार्ट करते हैं आंसर से। हवाई युद्ध के संबंध में विभिन्न सम्मेलनों में निम्नलिखित नियम निर्मित किए जाते हैं। नंबर 1 है ब्रुसेल्स सम्मेलन। रूसी सम्राट जार के प्रयत्नों से सन 1874 में एक सम्मेलन ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। मतलब कि रूसी सम्राट जो थे जार, उनके प्रयत्नों से, उनके प्रयासों से 1874 में पहला ब्रुसेल्स सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में निर्धारित किए गए नियम यद्यपि राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं थे, मतलब कि जो राष्ट्र थे उनको बांध कर नहीं रख सकते थे, फिर भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। नंबर 1, जैसे कि गांवों, बस्तियों और नगरों आदि में बम नहीं बरसाने चाहिए और न ही इन्हें हमले का केंद्र बनाया जाना चाहिए। सबसे पहला रूल यही था कि गांव हो, बस्ती हो, ठीक है, वहाँ पर हम जो हमले हैं नहीं कर सकते। दूसरा था कि इन पर पूर्व सूचना के अनुसार ही बम वर्षा की जानी चाहिए। मतलब कि पहले वहाँ हमें एक वहाँ इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे अभी देखते हैं कि जो पुतिन है, ठीक है, पुतिन है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम उसका यूज़ करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। धमकी देने का मतलब क्या है? धमकी देने का मतलब है कि वो पहले से ही, ठीक है, उनको चेताए रहे हैं, ठीक है, मतलब चेताना, उनको पहले से ही बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। सूचना वो दी जा रही है, तो इसके पहले सूचना दी जाएगी, उसके बाद ही इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षण संस्थान, मतलब एजुकेशन जो बिल्डिंग्स हैं वो, अस्पताल, धर्म, विज्ञान और कला केंद्रों पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। इन जगहों पर बिल्कुल भी आक्रमण नहीं कर सकते। ठीक है, पहले की बात पता चली कि ब्रुसेल्स में जो सम्मेलन हुआ था 1874 का। अब है हेग सम्मेलन। सन 1899 में प्रथम हेग सम्मेलन में हवाई युद्ध से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण नियमों को निर्धारित किया गया था। नंबर 1, आरक्षित नगर मतलब रिजर्वेशन जो सिटीज़ होती हैं वो, बस्तियों के गांवों पर बम वर्षा वर्जित की गई। इसमें मनाही कर दिया कि इस पे वर्जित है, ठीक है। गांव, बस्तियां और जो रिजर्व्ड, ठीक है, जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ये जो न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, उसकी जो प्रयोग है नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद था दूसरा था कि सन 1907 के हेग सम्मेलन में प्रक्षेपणों या विस्फोटक पदार्थों को गुब्बारे या इसी प्रकार के अन्य तरीकों से विस्फोटक फेंकना वर्जित किया गया। मतलब कि जो न्यूक्लियर पावर थी, ठीक है, परमाणु बम थे, उनको किसी भी तरीके से या फिर उसके अलावा और कोई भी विस्फोटक पदार्थ हो, ठीक है, जिसको गुब्बारे में भरकर या अन्य तरीकों से बोतल में, जैसे बोतल में पेट्रोल भर करके तब फेंकते हैं, इस तरह के जितने भी थे वो वर्जित थे। उसके बाद था तीसरा
हानिकारक गैसों को फैलाना, दम घोटने वाली गैसों को छोड़ना तथा मनुष्य के शरीर से चिपटने वाली गोलियों का बरसाना वर्जित किया गया। जो गला घोटने वाली गैस थी, इस तरह की कोई भी गैस, ठीक है, जो हानिकारक थी, और जो मनुष्य से जो चिपटने वाली गोलियां थी, इन सब को वर्जित कर दिया गया। कब वर्जित किया गया? 1907 में, ठीक है, 1907 में। और 1899 में क्या कहा गया था? वो इतना कहा गया था कि आरक्षित नगर बस्तियों की गांवों पर बम वर्षा जो है वो वर्जित की जाए, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट था कि शांतिपूर्ण नगरों, ग्रामों, आवासों या भवनों पर आक्रमण या बम वर्षा को निषिद्ध किया गया, ठीक है। मतलब कि जो शांतिपूर्ण नगर हैं, ग्राम हैं, जो वहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं होता, आवास है या भवन है, कहीं पर कुछ भी है, इनके ऊपर जो बम वर्षा है वो बिल्कुल निषिद्ध कर दी जाएगी, नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध वाशिंगटन सम्मेलन हुआ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध वाशिंगटन सम्मेलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में भयंकर हवाई युद्ध हुए, जिनमें युद्ध की समाप्ति सैनिक लक्ष्यों से दूरवर्ती खुले शहरों और कस्बों पर बड़े अविवेकपूर्ण ढंग से हवाई बम वर्षा के साथ हुए। प्रथम विश्व युद्ध में इन नियमों का पर्याप्त उल्लंघन किया गया। इस युद्ध के हथियारों को निशाना अधिकतर असैनिक शांतिप्रिय जनता को बनाया गया। युद्धरत यह अयुद्धरत राष्ट्रों में कोई अंतर नहीं समझा गया। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अनैतिक चीज़ें हुई थी, ठीक है। वहाँ पर जो हवाई युद्ध थे, ठीक है, उनमें जो हवाई युद्ध जो उनमें जो सैनिक या असैनिक कोई भी संपत्ति है, सैनिक मतलब जिस जगह पर सैनिक रहते हैं, ठीक है, फोर्स रहती है, फोर्स बटालियन जो होता है वो, और जहाँ पर फोर्स बटालियन नहीं रहती उन सभी जगह पर क्या किया गया? उन पर हमले भी किए गए, ठीक है, और उनके हथियारों को निशाना भी बनाया गया, ठीक है। जो असैनिक शांतिप्रिय जनता थी उनके साथ में उनको भी घसीट दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि इससे ये नहीं हुआ कि कोई युद्ध चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो अशांति थी वो भंग हो गई, ठीक है। उसके बाद में व्यक्तिगत हवाई जहाज़ों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्रों की वर्षा करना पूर्ण रूप से वर्जित किया गया। इसीलिए जो अपने जो व्यक्तिगत मतलब जो प्राइवेट जितने भी जहाज़ थे, ठीक है, या अपनी आत्मरक्षा के लिए जो शस्त्र थे, उनके जो पूर्ण जो शस्त्रों की जो वर्षा थी वो पूर्ण रूप से क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। कोई भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। दूसरा था असैनिक जनता को डराने या उसकी संपत्ति को नष्ट करने के लिए बम वर्षा नहीं की जाएगी। मतलब कि बम वर्षा अब किसी राष्ट्र की जो जनता है उसको डराने के लिए, उसकी संपत्ति को नष्ट करने के लिए नहीं की जाएगी। तीसरा था शत्रु से जबरन धनराशि या सामान वसूल करने के लिए बम वर्षा नहीं की जाएगी। अब था कि कोई भी अगर दुश्मन है, ठीक है, जैसे भारत या पाकिस्तान दुश्मन है, तो उसको जबरन उससे कुछ पैसे वसूलने के लिए, कुछ भी धमकी देने के लिए बम वर्षा नहीं की जा सकेगी। उसके बाद चौथा हवाई बम वर्षा को वैध तभी होती है जब वह ऐसे सैनिक अड्डों, संचार के साधनों को बनाने के लक्ष्य बनाकर की जाए जिनके विध्वंस से शत्रु को सैनिक शक्ति की हानि न हो। तो अब इसमें क्या किया गया कि हवाई बम वर्षा तभी वैध हो सकती है जब सैनिक अड्डे, मतलब कि जहाँ पर जो दुश्मन के जो सैनिक हैं उनके अड्डे हैं, ठीक है, या फिर उनके साधनों को बनाने के लिए, ठीक है, उनको लक्ष्य किया जाए, ठीक है, उन्हीं को उजाड़ा जाए, तभी यह वैध मानी जाएगी। उसके बाद पांचवा था, ऊपर पहुंच गए क्या ज़्यादा हम? हाँ, यहाँ पर तो ज़्यादा ऊपर पहुंच गए। उसके बाद पांचवा था असैनिक जनता का ध्यान न रखते हुए सैनिक लक्ष्यों पर की जाने वाली बम वर्षा अवैध है। मतलब कि ऐसी जगह पर बम वर्षा करना अवैध है जहाँ पर सैनिक लोग ना हो, केवल असैनिक हो। उसके बाद सार्वजनिक पूजा, उपासना, कला, धर्म, विज्ञान तथा परोपकार का कार्य करने वाली इमारतों, स्मारकों, शरणार्थियों के बने चिकित्सालयों को हवाई बम वर्षा का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। ये भी एक फैक्ट था कि इन सारी जगहों पर जहाँ पर ये हैं वहाँ पर हम बम वर्षा नहीं कर सकते। उसके बाद था अणुबम का प्रयोग। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सन 1954 में हुए अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलन में अणुबम गिराना एक अवैध कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया। फलस्वरूप 60,000 जापानी स्त्री, पुरुष और बच्चे काल के गाल में समा गए तथा लगभग 1 लाख व्यक्ति घायल हो गए और संपूर्ण बंदरगाह नष्ट हो गए। इसी प्रकार नागासाकी में 1,20,000 व्यक्ति मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए। विषैली गैसों का भी खुलकर प्रयोग किया गया। फलस्वरूप वातावरण गंदा हो गया, जिसका दुष्परिणाम वहाँ की जनता आज तक भुगत रही। आपको याद होगा 1984 में ठीक है, उस समय पर 1945 में 9 और 6 अगस्त के बीच में वहाँ पर एक अणु बम गिराया गया था, जो बहुत ही क्या था, बहुत ही उसने विनाश किया था। तो उसको देखते हुए, उसके परिणाम को देखते हुए ये कहा गया कि जो अणु बम है उसके प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए, इसलिए उस पर रोक लगा दी गई। स्मरणीय है कि अणु बम का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर प्रकृति के प्रतिकूल है। मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, जो नियम है, उसी की प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। यह नव युद्ध कौशल के नियम 1923 के भी विपरीत है। वर्तमान काल में आणविक अस्त्रों के प्रयोग को रोकने, आणविक हथियारों का प्रसार तथा एकत्रीकरण करने और कुछ स्थानों पर रखने को भी वर्जित करने के लिए निम्नलिखित संधियां की गई हैं। मतलब जितने भी आणविक न्यूक्लियर जो पावर वेपन्स हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, कुछ भी हो, ठीक है, जिनका यूज किया जाता है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उन सबको रखना या उनका प्रसार करना, उनको बढ़ाना या फिर कुछ भी यूज़ करना, सब कुछ उनके लिए संधियां बना दी गई हैं। मतलब कि लॉ बना दिए गए हैं, कुछ नियम बना दिए गए हैं कि किन शर्तों पर इनको यूज़ कर सकते हो और नहीं, बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट संधियाँ हैं वो ये हैं: न्यूक्लियर टेस्ट बनाम संधि, बान संधि 1963, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ट्रीटी ऑन पॉलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 1968। उसके बाद ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन सी बैंड एंड ओशन फ्लोर 1971। ये जो है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट संधियां हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत अधिक, ठीक है, हद तक जो ये वर्क है उस पर क्या किया है, कारगर ये सिद्ध हुआ है। अणु जो बम होते हैं, ठीक है, और ये जितने वेपन्स होते हैं इनको रोकने में और इनके यूज़ पर बहुत सारी क्या लॉ बना दिए गए हैं, तो इनका लाभ भी हुआ है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक कब का जो रूस है, ठीक है, जो रूस है वो यूक्रेन को क्या कर देता, ख़त्म कर देता, क्योंकि उसके पास बहुत पावर है और वो उसको कब का ख़त्म कर देता, लेकिन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ संधि हो रखी हैं, ठीक है, जिनको वो नहीं तोड़ सकते, जिनको फॉलो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।